अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारी एमडी कैट की प्रिपरेशन कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चैप्टर्स को एक्सप्लोर किया, टॉपिक को इन डिटेल समझा। आज के इस वीडियो में हम अपने एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही हो, ना समझ आ रही हो, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। सही, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है स्टूडेंट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। सर्कुलेशन दो तरीके की होती है। सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस, तरीका, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, सारी चीजें आप इन डिटेल समझ कर आए हैं। हम इसमें जस्ट इसके कुछ की पॉइंट समझेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन एक मूवमेंट है किसकी? ब्लड की। सही, थ्रू द हार्ट, जो कि होती है किससे? हार्ट के जरिए। ऐसी ब्लड की मूवमेंट जो किसके जरिए होगी? हार्ट के जरिए, क्योंकि ब्लड की मूवमेंट तो हमारी पूरी बॉडी में हो रही है। ठीक है, डिफरेंट कैपिलरीज में, डिफरेंट आर्टरीज में, वेन्स में, लेकिन वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट या वो ब्लड की सर्कुलेशन, गर्दिश जो हमारे डायरेक्ट हार्ट से स्टार्ट हो, जिसके लिए हमारा पूरा एक ऑर्गन एसोसिएट है हार्ट, वो हमारे पास कहलाती है ब्लड सर्कुलेशन। सही, आगे लिखा है ब्लड वेसल्स एंड द इंटायर बॉडी। ब्लड वेसल्स और इंटायर बॉडी इसमें शामिल है, यानी हमारी पूरी बॉडी में जो वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वो सारे इसमें शामिल है इस सर्कुलेशन को मुकम्मल करने। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की दो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन के स्टूडेंट, तो ये एक ऐसी लूप है जिसमें ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हरगिज मतलब नहीं कि कोई गंदा खून है या कोई ऐसा खून है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल नहीं है। सही, तो जब हमारी बॉडी में ऑर्गन हार्ट पंप करेगा और ब्लड को सर्कुलेट करेगा, तो सबसे पहला जो ब्लड सप्लाई होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। सही, तो बेसिकली सर्कुलेशन होती क्यों है? सर्कुलेशन होती इसलिए है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। वो तमाम ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, उसको हार्ट पंप करता है, सर्कुलेट करता है, लंग्स तक पहुंचाता है। लंग्स में हमारे पास एक ऑक्सीजन का पूरा बैग है, एल्वोलाई। अब ये जो एल्वोलाई है, इसमें से ऑक्सीजन क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं, और इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। सही, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट आर्टरीज के जरिए, कैपिलरीज के जरिए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। सही, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, यानी जो हमारे पास टाइप है सर्कुलेशन की, पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी विदाउट ऑक्सीजन। अब उस ब्लड को लेके क्या किया जाता है? लेके जाया जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेके लंग्स तक। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन। अब लंग्स तक क्यों लेके जाया जाता है? ताकि ऑक्सीजन शामिल किया जा सके, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। एंड बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होगा, ऑक्सीजनेशन होगी, तो वापस वो ब्लड कहाँ पर आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा। सही, नाउ ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर हमारे पास परफॉर्म होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी ये वो लूप है जिसमें डिलीवर किया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट द इंटायर बॉडी। सही है, तो राइट साइड से हमारी सर्कुलेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, राइट साइड से ब्लड को लिया जाएगा, देन उसके बाद उसको लंग्स तक पहुंचाया जाएगा, और ये पूरा अमल किसमें होगा? हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन में होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है, हार्ट से लिया जाएगा राइट साइड से, और फिर लंग्स तक ले जाया जाएगा।
लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल करेगा, ऑक्सीजन जैसे मिलेगा स्टूडेंट फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा बैक फ्लो करेगा और कहाँ पर आएगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में। नाउ लेफ्ट साइड से वो ब्लड हार्ट अपने पास नहीं रखता, बल्कि हार्ट मुस्तकिल क्या करता है, पंप कर रहा होता है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, पंप कर रहा होता है और उसके जरिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। तो जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए जो अमल होता है, प्रोसीजर होता है, उसी को हम कहते हैं सर्कुलेशन, सही। नाउ अब जब सिस्टमेटिक में आएगा तो फिर क्या होगा, डिलीवर होगा, सप्लाई होगा पूरी इंटायर बॉडी में। अब ये इंटायर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह सप्लाई होगा, ये सप्लाई होगा टिश्यूज के साथ एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। टिश्यू में सप्लाई होगा ब्लड वेजल से, कैपिलरीज से, आर्टरीज से, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ और न्यूट्रिएंट्स के साथ। एंड रिटर्न्स और वापस क्या देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा टू दी राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे तो साथ ही ये वापस क्या लेकर आएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे। फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो लेफ्ट आर्टरी है उससे लेकर राइट आर्टरी से भेजा जाएगा लंग्स तक। लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल करेंगे जिसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाएगा। तो ये अमल सर्कुलेशन का मुस्तकिल हमारी बॉडी में होता रहेगा, सही स्टूडेंट ना। उसके बाद लिखा है सर्कुलेशन इज एसेंशियल। सर्कुलेशन बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि ये सर्कुलेशन मुसलसल क्यों हो रही है, सही। ये सर्कुलेशन मुसलसल इसलिए हो रही है ताकि ये बेसिकली हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके गैसेस को, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली हमारे पास हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया ब्लड को सर्कुलेशन में कि ब्लड किस तरह सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप से, तो इसी तरीके से स्टूडेंट हमें जो ऑक्सीजन मिलेगा वो तो लंग्स से मिलेगा, ठीक है। तो लंग्स का भी मुस्तकिल वर्क करना जरूरी है। इसके अलावा हमारी किडनी जो कि एसोसिएट है फिल्ट्रेशन में कि वो ब्लड को फिल्ट्रेट करेगी। नाउ जब किडनी ने ब्लड को फिल्ट्रेट किया तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट भी तो हमें मिला जिसे हमने डिस्कस किया था, यूरिया, यूरिक एसिड, NH3, ये सारी चीजें भी यहाँ से क्या होगी, मेंटेन होगी। सो द ब्लड सर्कुलेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, क्योंकि इसमें ना सिर्फ बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है बल्कि वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज आउट हो रहे हैं, सही है। तो ये पूरा जितने भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन का प्रोसीजर है, मेटाबॉलिज्म है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, सही। तभी तो ऑर्गन से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, सही है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट सर्कुलेशन का प्रोसेस। सर्कुलेशन में दो टाइप आती है, याद रखिएगा, पल्मोनरी और जो हमारे पास सिस्टमेटिक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट प्रॉब्लम कर देते हैं। पल्मोनरी वो वाला हमारे पास होता है लूप जिसमें डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी में कैरी किया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड को, जबकि सिस्टमेटिक में डिलीवर किया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाने के बाद, सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा सर्कुलेशन का। अब हम वन बाय वन फर्दर टॉपिक को समझते हैं। नाउ स्टूडेंट हमने सर्कुलेशन को अच्छे से समझा कि सर्कुलेशन किस तरीके का प्रोसेस है और इसमें किस तरीके की फर्दर टाइप्स हैं, सही। नाउ अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मेन की, कि अगर एक मेन में, एक ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट इंक्लूड होंगे और उसमें किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, सही। तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की मेन में यानी ह्यूमन बीइंग में, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट। जो ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है 3 अहम कंपोनेंट में। अगर ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होंगे तो सर्कुलेशन प्रोसेस नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है हार्ट। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन।
ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ऑर्गन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट होगा तो सर्कुलेशन का अमल होगा, सही। एक्ट्स एज द पंप, पंपिंग ऑर्गन। ब्लड वेसल, सेकंड कंपोनेंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज फ्रॉम द नेटवर्क दैट कैरीज ब्लड। अब ये ब्लड वेसल्स मौजूद होंगे तो ब्लड को कैरी कर सकेंगे, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट करने में, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, अगर किसी टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज चाहिए होगा, डिफरेंट नेटवर्क चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा, तो वो हमें वेन्स की सूरत में, आर्टरीज की सूरत में मिलता है, सही। तो ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सर्कुलेशन प्रोसेस में, सही। सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा हार्ट, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करेगा, ब्लड को पास आउट करने में हेल्प करेगा। देन ब्लड हार्ट से लेके जो पास होंगे पूरी ओवरऑल बॉडी में, वो इस ब्लड वेसल्स की मदद से पास आउट होंगे, सही है स्टूडेंट ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज ब्लड। ब्लड खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ब्लड होगा तो सर्कुलेशन का अमल होगा, अगर ब्लड होगा नहीं तो फिर हम पास आउट किसको करेंगे, फिर बॉडी में रेगुलेट और सर्कुलेट क्या करेगा, सही। तो ब्लड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ब्लड में हमारे पास सिर्फ प्योर ब्लड नहीं आ जाता, बल्कि ये कंटेन करता है रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, तो यानी कि ये ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसके साथ ही हमारे पास होगा व्हाइट ब्लड सेल, जो कि इम्यून डिफेंस है। व्हाइट ब्लड सेल जो WBC है वो इम्यून डिफेंस है, यानी कि हमारे पास जितने भी इम्यून में अटैक होंगे इन्फेक्शन के या दीगर चीजों के, एंजाइम के, तो इन सारी चीजों से जो डिफेंस करेगा, जो लड़ेगा, हमारी बॉडी को सेव करेगा, वो व्हाइट ब्लड सेल है। ये हमारे पास एक इम्यून डिफेंस है। तो ब्लड में सिर्फ ब्लड नहीं होता, बल्कि दीगर कंपोनेंट भी कंटेन कर रहे होते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है। इसके अलावा प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स बेसिकली जो कि करता है क्या, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग यानी ब्लड को जाया होने से बचाएगा, सही। वुंड को हील करने में काफी मदद करेगा, तो प्लेटिलेट्स भी हमारे ब्लड में शामिल होता है। इसके अलावा प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है स्टूडेंट, फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। प्लाज्मा में हमारे सारे वेस्ट, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। तो जो ब्लड है, ब्लड सिर्फ सिंगल RBCs नहीं होता, बल्कि इसमें WBCs, प्लेटिलेट, प्लाज्मा, ये सारी चीजें शामिल होती है, ठीक है। आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा जिसे हम CBC टेस्ट कहते हैं, ठीक है। जब किसी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की कमी होती है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, या अगर कोई उसे डिजीज हुई है, कोई बीमारी हुई है और ब्लड की कमी नजर आ रही है बॉडी में, तो सबसे पहले CBC का टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। CBC की फुल फॉर्म क्या है, CBC स्टूडेंट जो हमारे पास है, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इस कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे पास कंप्लीट ब्लड से क्या मुराद, कि ब्लड के अंदर ना सिर्फ RBCs बल्कि WBCs, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा की कितनी अमाउंट मौजूद है, ठीक है, कितनी परसेंटेज मौजूद है, ये भी काउंट किया जाता है, सही। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी में से ब्लड की डेफिशिएंसी हो, बॉडी में प्लेटिलेट की डेफिशिएंसी भी होती है, प्लाज्मा की डेफिशिएंसी भी होती है, सही। अब चूंकि प्लेटिलेट क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ ही प्लाज्मा जिसमें फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटीन और न्यूट्रिएंट शामिल होता है, सही। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल ये 3 कंपोनेंट हैं, की कंपोनेंट, जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम में कंसिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये तीनों चीजें होंगी तो सर्कुलेशन का अमल होगा, ठीक है। सबसे पहले ब्लड होगा, हार्ट उसको पंप करेगा, ब्लड वेसल्स की मदद से पूरी ओवरऑल बॉडी में एक एक टिश्यू में ब्लड को पहुंचाएगा, ठीक है। ब्लड में मजीद कंपोनेंट भी होंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, सही स्टूडेंट। इन द लास्ट, ब्लड सर्कुलेट्स इन अ क्लोज लूप सिस्टम विथ आर्टरीज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स ब्रिंग इट बैक। अब स्टूडेंट हमारी बॉडी में जो कि क्लोज सिस्टम है, ठीक है, ओपन सिस्टम नहीं है। अच्छा,
ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी दो किस्म के जो है ना वो क्या होते हैं सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सर्किट सिस्टम और क्लोज सर्किट। सही। जो ओपन सर्कुलेशन का सिस्टम होता है वो ज्यादातर जितने भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स है उसमें होता है, क्लोज वर्टिब्रेट में होता है। तो याद रखिएगा जो क्लोज लूप है सिस्टम है उसमें आर्टरीज कैरी करता है ब्लड को दूर किससे, हार्ट से, और वापस कौन लाएगा, ब्रिंगिंग बैक, वापस कौन लाएगा, ब्रिंगिंग इट बैक वेन्स, वेन्स वापस लेकर आएगी। सही। वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ये सारे हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास तीन की कंपोनेंट थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे फॉर दी सर्कुलेशन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जल्दी से सम अप करते हैं। हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले सर्कुलेशन को समझा। सर्कुलेशन दो तरीके की होती है, यानी सर्कुलेशन की दो टाइप है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों रोल प्ले करती है एक एक करके। सबसे पहला पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी जो सर्कुलेशन का सिस्टम है इसमें हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाता है, उसको ऑक्सीजनेट किया जाता है ना। ऑक्सीजनेट ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पूरी ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट करता है। सही ना। सर्कुलेशन के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करेगा तो ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स उसमें ऑक्सीजन शामिल करेगा, फिर ब्लड ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। सही ना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड द मेन हमारे पास ब्लड है। ब्लड सिर्फ प्योर आरबीसी नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी भी शामिल होते हैं, प्लेटिलेट्स भी, प्लाज्मा भी शामिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गया हो। अब हम फर्दर टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे अपने मेन ऑर्गन को जो कि एसोसिएट होता है सर्कुलेशन में, और वो ऑर्गन हमारे पास है हार्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट हार्ट की, सो हार्ट इज अ मस्कुलर 4 चैम्बर ऑर्गन दैट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली टू पंप ब्लड। अब ये हमारे पास जो ऑर्गन है हार्ट, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। अगर हम इस ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, सो ये कंसिस्ट करता है 4 चैम्बर में। सही। अब ये जो 4 चैम्बर होते हैं इसमें हमारे पास 2 आर्टरीज और 2 वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि ब्लड का फ्लो किस तरह हो रहा है। सही। ब्लड का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की सारी चीजें आप अच्छे से इन डिटेल पढ़कर आए हो। बट अगर हम बात करें एज एस्पेक्ट टू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में ब्लड किस तरह हमारे पास हार्ट इंक्लूड है, शामिल है एज अ पंपिंग ऑर्गन, तो हम इसमें क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ ब्लड को देखेंगे। क्योंकि सर्कुलेशन में हमारा मेन कंसेप्ट ऑर्गन के साथ नहीं ब्लड के साथ होता है। ऑर्गन ने तो अपना काम कर दिया, ब्लड को पंप करके पास आउट कर दिया, आगे फर्दर पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो ब्लड ने करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चेक करें, तो हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, ब्लड के फ्लो के ऊपर, कि हार्ट जो ऑर्गन है उससे किस तरह ब्लड फ्लो करेगा, किस तरह बैक फ्लो होगा, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सही। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट पहले चैम्बर्स की, क्योंकि इन्हीं चैम्बर से गुजर के ब्लड जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। सबसे पहले हमारे पास 2 आर्टरिया है। अब ये जो आर्टिकल्स है स्टूडेंट अपर चैम्बर है। ठीक है, ये 2 आर्टरी हमारे पास अपर चैम्बर्स है जो कि रिसीव करेंगी ब्लड को। ठीक है, तो जो रिसीव किया जाएगा ब्लड को वो अपर चैम्बर से किया जाएगा, जो कि हमारे पास 2 आर्टरीज हैं। सही। अब ये ब्लड को रिसीव करेंगी एंड 2 लोअर चैम्बर, और जो हमारे पास 2 लोअर चैम्बर्स है यानी वेंट्रिकल, अब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे, ब्लड को आउट पंप करेंगे, यानी ब्लड को भेजेंगे, जबकि रिसीव कौन कर रहा है, अपर चैम्बर रिसीव कर रहा है। सही ना। उसके बाद द राइट साइड हैंडल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे पास जो हार्ट का राइट साइड होगा वो हैंडल करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि लेफ्ट साइड जो है वो हैंडल करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सही है स्टूडेंट, राइट साइड से गुजरेगा डीऑक्सीजनेटेड लंग्स तक, देन लंग्स से लेफ्ट तक हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गए चैम्बर जिसमें 2 आर्ट्रिकल और 2 वेंट्रिकल वॉल्स देखने को मिलेंगी, और ये वॉल्स क्या करेंगी, 2 ऊपर वाली जो वॉल्स है वो ब्लड को भेजेंगी। ठीक है, यानी कि क्या करवाएंगी, फ्लो करवाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो 2 लोअर है वो क्या करेगा, ब्लड को लेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का जो एक्सचेंज होगा
वो इन्हीं वॉल से होगा, ठीक है, रिसीव और डिलीवर, सही है, बैक किया जाएगा। ना इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट इस वॉल्स की, यानी जो हमारे पास जो वॉल दी हुई है ब्लड की, ये प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो को, ठीक है, ये हमारे पास जो वेल्स है क्या करेंगी, ये प्रिवेंट मतलब रोकेंगी बैक फ्लो को ऑफ ब्लड। अब ब्लड जब गुजरेगा तो ब्लड कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, जब ब्लड जाएगा हार्ट में से तो वो कहीं वापस ना आए, उसको रोकने के लिए वॉल्स दी गई, सही। ये इंश्योर करती है इट मूव इन वन डायरेक्शन, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे, बैक फ्लो ना हो जाए। द की वॉल्स आर द ट्राइकस्पेड। अब जो हमारे पास ट्राइकस्पेड है ये सबसे इंपॉर्टेंट वॉल है, सही। ये ट्राइकस्पेड ब्लड के फ्लो को रोकेंगी कि बैक फ्लो ना हो जाए। अगर ब्लड एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्लड दोबारा आने लगेगा वापस तो फिर ये ब्लड डिसऑर्डर, जो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, ये कार्डिक वैस्कुलर डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा, तो ब्लड को रोका जाएगा इस ट्राइकस्पेड से। इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी और मिट्रल यानी कि बाइकस्पेड एंड आर्टिक वॉल्स, ये सारे भी क्या करेंगे, इस प्रिवेंट में, बैक फ्लो ऑफ प्रिवेंट में मदद करेंगे कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए, सही। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल जो कि इन्वॉल्व होगा साइटेट्स यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन है इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा। इसके अलावा डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। सो हमारे पास कार्डिक साइकिल इन दो चीजों में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, एक हमारे पास रिलैक्सेशन है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, यानी ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करना, उस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना और उसको रिलैक्स छोड़ना, ये हमारे पास कार्डिक साइकिल है। यानी इस साइकिल से, इस प्रोसीजर से होते हुए ब्लड सर्कुलेट करेगा, सही स्टूडेंट। इसके अलावा टुगेदर कंट्रोल ब्लड प्रेशर, इसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी ट्रिगर हार्ट बीट, सही। तो अभी जब हम फर्दर इस ब्लड की मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन चीजों को मजीद समझेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जाएगी जिससे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखा जा सके, कंट्रोल में रखा जा सके, सही स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हार्ट जो है ना उसका स्ट्रक्चर था। हार्ट के स्ट्रक्चर में जो मेन चीज है वो है इसके चैम्बर, सही। 4 चैम्बर से कॉन्सिस्ट होता है एक हार्ट। एक हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। अपर वाले जो होते हैं स्टूडेंट, ये अपर वाले चैम्बर ये बेसिकली ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। वेंट्रिकल यानी जो लोअर चैम्बर है ये ब्लड को आगे आउट करते हैं। राइट साइड जो है वो हैंडल करता है डीऑक्सीजनेटेड को, जबकि लेफ्ट साइड हैंडल करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास वॉल्स हैं, ये वॉल्स प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी है, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, पल्मोनरी, ये एसोसिएट है, शामिल है, इन्वॉल्व है बैक फ्लो से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो जाए, सही। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे पास जो कार्डिक साइकिल है, ये कार्डिक साइकिल 2 चीजों पर इन्वॉल्व होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन। यानी जो हमारे पास सिस्टोल और डायस्टोल है ये हेल्प करेगा किसको, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, हार्ट बीट की जो काउंटिंग है उसको मेंटेन रखने में ये हमारे पास वर्क करेगा, सही स्टूडेंट, यानी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन थी हार्ट के ऊपर, सही। हार्ट बेसिकली खुद क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट को आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी वॉल्स हैं, कितने जो है ना इसमें ट्राइकस्पेड या बाइकस्पेड वॉल्स हैं, कितने चैम्बर हैं, लोअर कौन सा है, अपर कौन सा है, लोअर कौन सा हैंडल कर रहा है, अपर कौन सा हैंडल कर रहा है, ये चीजें स्ट्रक्चर के एतबार से आपको समझना बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज में आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर को और मेजरमेंट को, कि ब्लड के प्रेशर को किस तरह मेजर किया जा सकता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्सट्रीड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग सर्कुलेशन, इट हैज 2 कंपोनेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, जब हार्ट पंप करता है और ब्लड को सर्कुलेट करता है तो ब्लड का जो फोर्स है जब वो आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज पे लगता है ड्यूरिंग सर्कुलेशन, तो उसे हम कहते हैं ब्लड
प्रेशर, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर यानी कि जो प्रेशर है किसका, ब्लड के फ्लो का। तो जो फोर्स होगी, जितनी तेजी से ब्लड फ्लो करेगा उतना ज्यादा फोर्स पड़ेगा, और इस वजह अच्छा फोर्स पड़ेगा कहाँ पे, आर्टरीज के ऊपर, वॉल ऑफ आर्टरीज के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ये ब्लड प्रेशर दो कंपोनेंट में है, कौन कौन से, सबसे पहला हमारे पास है सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ये क्या है स्टूडेंट, द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड। जब प्रेशर ब्लड के ऊपर पड़ेगा, हार्ट के ऊपर पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, सही। इसके अलावा द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स, वो प्रेशर जब आपका हार्ट रिलैक्स हो बिटवीन बीट्स। अच्छा, बीट यानी धड़कते टाइम, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जो हमारे पास हार्ट है इसमें जितना फ्लो ऑफ ब्लड होगा उस हिसाब से ब्लड प्रेशर काउंट किया जाएगा, ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर में एक प्रेशर तब पड़ता है जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन्हें पंपिंग के दौरान, सही। और एक प्रेशर हमें देखने को मिलता है रिलैक्स, यानी जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, बीट कर रहा होता है उस टाइम। तो ये दो प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, सही ना। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, so the normal blood pressure for a healthy adult is around 120-80 mmHg। तो ये बेसिकली एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर इससे कम होगा विच मीन्स ब्लड प्रेशर लो हो गया, इससे ज्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बट जो नॉर्मल अमाउंट है अप्रोक्स वो ये अमाउंट है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन की। अगर हम बात करें मेजरमेंट की कि ब्लड को मेजर किस तरह किया जाएगा, सो द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अब हमारे पास इसको मेजर करने के लिए एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं स्फेगोमोनोमीटर। स्फेगोमोनोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ऑफन फ्रॉम द अपर आर्म, अब हमारे अपर आर्म में हम इसे क्या करते हैं, लगा के फिर मेजर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अमूमन ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की वजह से होती है, वाइल लो ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं ये इंडिकेट करता है हेल्थ इश्यूज को, सही। सो ब्लड बहुत ज्यादा जो है ना उसका प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन होगा तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ जाएगा, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, और इससे ही मुतल्लिक मजीद डिजीज है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी हेल्थ इश्यूज की तरफ जा सकती है, बॉडी में हेल्थ इशू हो सकते हैं, कमजोरी होना और दीगर प्रॉब्लम एसोसिएट हो सकती है, ठीक है। सो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये दोनों ब्लड के लिए ठीक नहीं है, दोनों रिस्क का फैक्टर है। लेकिन अगर एक नॉर्मल अडल्ट हेल्दी पर्सन का ब्लड देखा जाए तो वो अराउंड 120/80 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं होने देगा, सही स्टूडेंट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड प्रेशर और इसकी मेजरमेंट को ना। ब्लड प्रेशर है क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर है क्या, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, यानी मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर में कौन कौन से दो कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, ये कंपोनेंट है जो कि जिसमें एक में क्या होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक में रिलैक्स होता है, सही। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, रिलैक्स कब होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है बेसिकली जब हमारा ब्लड बहुत स्पीडली फ्लो कर रहा होता है और प्रेशर पड़ रहा होता है आर्टरी वॉल के ऊपर, ठीक है। और रिलैक्स में कब, यानी कि जब हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स होगा बीट्स के टाइम, उस दौरान उसके दरमियान जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सही है स्टूडेंट। तो ये दो कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने और गिरने, कम होने, दोनों के रीजन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, सही है। तो ये हमने डिस्कस किया स्टूडेंट ब्लड प्रेशर और मेजरमेंट को। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस एक बार जरूर देखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने अनदर टॉपिक को। नाउ स्टूडेंट अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन।
सो ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फाइटिक सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है और इस लिम्फाइटिक सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल है, हम इसको समझेंगे। सही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिम्फाइटिक सिस्टम की, तो लिम्फाइटिक सिस्टम है क्या? Lymphatic system is a secondary circulatory system that works alongside the blood circulatory system. अच्छा, जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है तो उसके साथ ही लिम्फाइटिक सिस्टम भी परफॉर्म हो रहा होता है, जो कि एक सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो रही है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरीके से लिम्फाइटिक सिस्टम भी परफॉर्म हो रहा होता है। सही। अब इस लिम्फाइटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लिम्फ, यानी अ क्लियर फ्लूइड ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड। अब एक हमें फ्लूइड देखने को मिलेगा जो कि ब्लड प्लाज्मा से ही ड्राइव हुआ है, दैट लीक्स आउट ऑफ कैपिलरी एंड बोथ टिश्यूज। अब कुछ टिश्यूज से और कैपिलरीज से जो कि लीक हो रहा है, तो वो हमारे पास कहलाएगा लिम्फ। लिम्फाइटिक वेसल्स की अगर हम बात करें, ये कलेक्ट करता है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को, यानी कि लिम्फ को, एंड रिटर्न इट टू द ब्लड स्ट्रीम, और ये बैक फ्लो करता है किसकी तरफ? ब्लड स्ट्रीम की तरफ। यानी वो लीक होने वाला जो ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास लिम्फ, उसको लिम्फाइटिक सिस्टम, लिम्फाइटिक वेसल्स के जरिए बैक वापस किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। सही। अच्छा, ब्लड स्ट्रीम में क्यों बैक किया जाता है? ताकि बचाया जा सके प्रिवेंटिंग एंडोमा। एंडीमा का क्या मतलब है? एंडीमा मतलब सॉइलिंग, सूजन। सही। तो जब वेसल्स में लिम्फ मौजूद होगा तो वो सूजन की शक्ल इख्तियार करेगा, वो सूजेगा, उसमें टिश्यू पे क्या होंगे? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाएगा। सही। नाउ अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स की स्टूडेंट, ये स्मॉल बीन शेप ऑर्गन है। ठीक है। अब ये स्मॉल बीन शेप ऑर्गन फिल्टर करेंगे लिम्फ को, ट्रैपिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है। लिम्फ नोड क्या करेंगे? स्मॉल बीन शेप ऑर्गन है जो कि लिम्फाइटिक सिस्टम में ही शामिल है। अब ये लिम्फ नोड क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं उस फ्लूइड को बैक्टीरिया से, वायरस से और बाकी फॉरेन सब्सटेंस से, which are then destroyed, ताकि क्या हो? डिस्ट्रॉयड ना हो सके लिम्फाइटोसाइट, यानी व्हाइट ब्लड सेल। सही। ताकि व्हाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। इसके अलावा हमारे पास स्प्लीन और थाइमस है, जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिम्फाइटिक सिस्टम का। ये इन्वॉल्व होता है फिल्टरिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स। सो इम्यून सेल किसी ऑर्गन में से रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही ये ऑर्गन फिल्टर ऑफ ब्लड प्लाज्मा को करने में हेल्प करता है। द लिम्फाइटिक सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल। लिम्फाइटिक सिस्टम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून फंक्शन में। ठीक है, क्योंकि इम्यून फंक्शन में हमें WBC व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत है। व्हाइट ब्लड सेल में अटैक करने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया को भी दूर रखने में यही लिम्फाइटिक सिस्टम हेल्प कर रहा होता है। सही। इसके साथ ही ये हेल्प करता है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ताकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहे। सही स्टूडेंट। तो लिम्फाइटिक सिस्टम तो प्रोसीजर है इस लिम्फ को बैलेंस करने का, मेंटेन करने का, व्हाइट ब्लड सेल को जो कि इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने का। बट बेसिकली लिम्फ क्या है? लिम्फ हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि ब्लड प्लाज्मा से ही लीक होता है और ये कैपिलरीज से मिलता है ना। इसी लिम्फाइटिक वेसल्स के जरिए इस फ्लूइड को जो कि हमारे पास लिम्फ है उसको ब्लड स्ट्रीम में वापस भेजा जाता है। तो इसी पूरे प्रोसीजर को हम किस में देखते हैं? लिम्फाइटिक सिस्टम में देखते हैं। लिम्फाइटिक सिस्टम इज अ सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, बल्कि वही जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो सर्कुलेट होगा, बल्कि इसको बैक भेजा जाएगा पूरे सिस्टम के जरिए। सही है, ताकि उसमें सेल्स के डैमेज को और इसके साथ ही व्हाइट ब्लड सेल के डैमेज को, वायरस के इंटर होने से, बैक्टीरिया के इंटर होने से, इन सारी चीजों से सेल को, इम्यून सिस्टम को बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ये परफॉर्म होता है। सही है स्टूडेंट। आई होप आपको लिम्फाइटिक सिस्टम में समझ आ गया हो। हमने इसकी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया है, जैसे स्प्लीन और थाइमस, इसके साथ ही लिम्फिक नोड, लिम्फाइटिक वेसल्स, लिम्फ, ये सारी चीजें आपसे एज अ MCQs में, एज अ डेफिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है।
एमसीक्यूज की बुक जो आपको फरहम की गई है उसको जरूर याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की, सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज को। इसके साथ ही रीजनिंग क्वेश्चन कोशिश करें अपनी बुक में से सॉल्व करें, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आपका एमडी कैट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी दूसरे टॉपिक को, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।